स्वागत है दोस्तों आपका फियरकास्ट में। मैं हूं साहिल और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। अगर आप इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनेंगे तो यकीन मानिए आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां ला सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम 6 बजे का वक्त था। पटना की सड़कों पर ट्रैफिक यूजुअल से भी ज्यादा भरा हुआ था और मैं रघुनाथ यादव पुरानी बीड़ी फूंकते हुए कंपनी के यार्ड में इंतजार कर रहा था। 20 साल से यही काम कर रहा हूं। लोड उठाओ, जगह पहुंचाओ और घर लौट कर देखो कि बच्चे पहचानते हैं या नहीं। रात और दिन का फर्क कब मिट गया पता ही नहीं चला। उस रात मिश्रा जी ने बुलाया, रघुनाथ, एक काम है, थोड़ा भारी है, लेकिन तेरे हाथ से बेहतर कौन करेगा। मैं हंसा, साहब, डीजल और भरोसे दोनों हो तो रघुनाथ कहीं भी जा सकता है। उन्होंने सिर हिलाया, फिर फुसफुसा कर कहा, तो सुन, ये जो कंटेनर है ना, माल नंबर 47, इसे रात के 9 बजे रवाना करना है, सीधा भोजपुर से बंगाल बॉर्डर तक। किसी हालत में रुकना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, समझा। उनका टोन कुछ अजीब था। पहली बार लगा कि ये आदमी डर भी सकता है। मैंने मजाक में कहा, कंटेनर के अंदर क्या है साहब, कोई दुल्हन तो नहीं। मिश्रा जी ने बस इतना कहा, काम कर ले बेटा, सवाल मत कर, और अगर रास्ते में कोई आवाज सुने तो अनसुना कर देना। उनके शब्दों के बीच बीड़ी की राख जैसे गले में अटक गई। कंटेनर पर मोटे सफेद अक्षरों में लिखा था, कैर्गो नंबर 47, हैंडल विथ केयर। गार्ड लाइट के नीचे उसका रंग उतना भी लाल नहीं था जितना किसी नए पेंट का होता है, थोड़ा जलासा, जैसे पहले किसी हादसे से उठा हो। भोला भी आया था, नया लड़का, बस 6 महीने से लाइन में, साफ सुथरा, पर आंखों में अब भी गांव की वह मासूमियत। भैया, ये माल कैसा है। मिश्रा साहब बहुत टेंशन में थे। मैंने हल्का सा मुस्कान दी, ज्यादा मत सोच, माल जितना रहस्यमय हो उतना पैसा ज्यादा होता है। पर अंदर कहीं एक चुभन भी थी, क्योंकि इतने सालों में मैंने कई कंटेनर देखे हैं, पर किसी पर सावधानी से पकड़ो कि लाइन मोटे कोयले से नहीं लिखी देखी। घड़ी 9 बजा चुकी थी। इंजन गर्म हुआ और ट्रक ने अपनी पहचान वाली गुर्राहट छोड़ी। लाइटें चमकी, 2.5 टन का लोहा जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी सांस भरने निकला। भोला बगल में बैठा बीड़ी सुलगाते बोला, भैया, ये बिहार बंगाल वाला रूट अजीब है, इधर रात को ट्रक वाले कम यात्रा करते हैं। मैंने हंसकर कहा, किसी डर से। वो बोला, बोलते हैं फैक्ट्री के उस साइड रात में रोशनी चलती है, जबकि वहां कुछ नहीं। मैंने आंखें सड़क पर रखी। कहानियों से पेट नहीं भरता भोला। ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर चढ़ गया। चारों ओर अंधेरा, बस हेडलाइट की 2 पीली लकीरें जिन्हें देख लगता था कि दुनिया यहीं तक सीमित है। करीब 2 घंटे बाद हाईवे बिल्कुल सुनसान। भोला ऊँघ रहा था और मैं सड़क के हर मोड़ को जैसे पढ़ता जा रहा था। अचानक थक थक, पहले लगा कोई पत्थर फंसा होगा, पर यह आवाज नीचे नहीं, पीछे से आई थी, कंटेनर के अंदर से। मैंने हल्के से गियर कम किया। आवाज फिर, इस बार थोड़ा जोर से, थक थक थक। भोला झटके से जागा। भैया, ये क्या था। कुछ नहीं, माल हिला होगा, मैंने दबे स्वर में जोड़ दिया, या शायद हवा। दिल के पीछे कहीं डर सरकने लगा था। मिश्रा जी की बात याद आई, अगर कंटेनर से आवाज आए तो अनसुना कर देना। मैंने एक्सेलरेटर बढ़ाया, जैसे गति से डर पीछे छूट जाएगा, पर डर गति से तेज था। अगले आधे घंटे में हम किसी जगह पहुंचे जहां सड़क के दोनों तरफ सूखे पेड़ थे, पत्ते नहीं, बस शाखाएं। भोला बोला, भैया वो। फिर आवाज आई। मैंने झुंझला कर कहा, चुप रह, बस साउंड है, झटका होगा, चलने दे। पर फिर दोनों ने साफ सुना। इस बार केवल पीटना नहीं, जैसे कोई भीम स्वर में बोला, खोल दो। वो शब्द हवा से भी हल्के थे, पर सुनाई साफ दिया। भोला कांप गया। उसके होंठों पर कई बार हनुमान चालीसा के अधूरे टुकड़े फिसले। मेरा सिर भारी हो रहा था। मैंने ट्रक रोका ही था कि अचानक एक आदमी कहीं से हाथ हिलाते आया। पेट्रोल पंप, साथ ही राहत, चलो कोई इंसान दिखा। पंप पर अंधेरे का लगभग वही आलम, एक बुजुर्ग आदमी
टी शर्ट पर तेल के दाग, लालटेन हाथ में। साहब कहाँ तक? उसने पूछा। बंगाल बॉर्डर तक, मैंने कहा और जेब से नोट निकाले। उसने कंटेनर देखा, फिर नजरें नीचे झुका दी। बोला, भैया ये नंबर क्या? मैंने चौंक कर पूछा। वो थोड़ा पीछे हट गया। आप लोग ये 47 ले जा रहे हैं? भोला डर से मुरझाया। हाँ तो? वो आदमी आधा कदम और पीछे। तेल नहीं मिल पाएगा, टंकी खाली समझो। और उसने बिना कुछ कहे पंप की लाइट बंद कर दी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। भोला ने धीमे से कहा, भैया हमें नहीं जाना चाहिए आगे। मैंने बस कहा, कंटेनर पूरा करना है और अब बात खत्म। इंजन फिर गरजा और फिर हम वहां से निकल पड़े। घड़ी ने 12 दिखाया। सड़क अब छोटी पतली हो गई थी। चारों तरफ फैक्ट्री के जर्जर बाउंड्री वॉल, टूटी फूटी काई जमी हुई, और बदबू तो इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल था। भैया ये पठानपुर इंडस्ट्रियल रीजन तो बंद हो गया था ना? भोला ने पूछा। हाँ शायद, बस इतना ही। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ट्रक के पीछे से फिर ठक 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 आवाज आने लगी, और इस बार इतनी तीखी कि जैसे कोई हथौड़े से पीट रहा हो। मेरे सीने के भीतर ठंड उतरने लगी। माल हिलेगा तो आवाज आएगी। खुद को मनाने की कोशिश की, पर तभी वो आवाज बदल गई, पीटने से सीधी एक चीख में। छोटी, दर्द भरी, पर स्पष्ट। खोल दो। मैंने एकदम ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया। भोला मुझे देखता रहा। उसके चेहरे पर पसीने की जगह आंसू थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर देखा और पहली बार महसूस किया कि सड़क जिसे मैं 2 दशक से जानता था आज बिल्कुल अनजान लग रही थी। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज थी, धीमी, बराबर दूरी पर। थक थक थक। मैंने हेडलाइट बंद कर दी, क्योंकि कभी कभी अंधेरे में छुप जाना रोशनी में सच देखने से आसान होता है। 2 मिनट, 3 मिनट, कोई हरकत नहीं। भोला बुदबुदाया, भैया अब क्या करें? मैंने कहा, कंटेनर वहीं रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे। और गाड़ी स्टार्ट की, पर गाड़ी ने जवाब नहीं दिया। तभी अचानक कंटेनर के अंदर से किसी महिला की धीमी रोने की आवाज आने लगी। कुछ सन्नाटे इतने गहरे होते हैं कि उनमें खुद अपनी सांस भारी लगने लगती है। उस रात वही सन्नाटा मेरे और भोला के बीच बैठा था, न बोलते हुए पर सब समझाते हुए। इंजन बंद पड़ा था। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। मैंने दरवाजा खोला ताकि दिमाग थोड़ा ठंडा रहे। भैया, भोला की आवाज कांपती। ट्रक खुद क्यों बंद हो गया? मैंने झूठा सुकून दिया। बैटरी होगी पुरानी, शायद इसीलिए बंद हो गया होगा। पर भीतर कहीं पता था, इंजन से पहले हिम्मत बैठी है। मैंने टॉर्च जलाई और पीछे देखा। पीछे कुछ नहीं दिखा, बस कंटेनर की लंबी काली आकृति। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए। वही आवाज, ठक ठक ठक, अब ज्यादा साफ। भोला ने कांधे से पकड़ लिया। भैया मत जाइए। डर कैसा? माल कंपनी का सुरक्षित ले जाना है। मैंने कदम फिर बढ़ाए। क्या अंदर कोई है? मुश्किल से ये शब्द मुंह से निकले। कंटेनर के अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं पीछे हटा, टॉर्च बंद की, और जैसे ही ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ने लगा, तभी अचानक ट्रक के नीचे से किसी ने मेरा पैर जोर से पकड़ लिया। मैं एकदम लड़खड़ा गया। बस गिरने ही वाला था कि संभाल लिया अपने आप को। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं जैसे सीने से बाहर निकल जाएंगी। तभी भोला की घबराई हुई आवाज आई, भैया जल्दी अंदर आओ। मैंने अपनी आंखों से देखा, ट्रक के नीचे से किसी का हाथ निकला था, पूरा जला हुआ। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, चुप कर भोला, अंधेरे में कुछ भी दिख जाता है, शायद कोई जानवर होगा और तू उसे हाथ समझ बैठा। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं भैया, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो इंसान का ही हाथ था। जल्दी ट्रक में आ जाइए। मैंने गहरी सांस ली। चल ठीक है, आखिर देख ही लेते हैं तेरा हाथ। मैं नीचे झुका और टॉर्च की रोशनी ट्रक के नीचे मारी ही थी कि अचानक धड़ाम, कंटेनर पर किसी ने जोरदार पत्थर मारा। मैं झट से सीधा खड़ा हो गया। दिल की धड़कन अब कानों में गूंजने लगी। भोला चीख पड़ा, भैया अंदर आ जाओ, कोई ट्रक पर पत्थर फेंक रहा है। अब मुझे यकीन हो चला था, यह महज इत्तेफाक नहीं था, कुछ तो था जो इस ट्रक के आसपास भटक रहा था। मैं बिना एक पल गंवाए ट्रक में चढ़ गया और कांपते हाथों से गाड़ी फिर स्टार्ट करने लगा। इस बार इंजन दहाड़ा,
लेकिन साथ में निकली एक हल्की सी और आवाज। रघुनाथ। मेरे पैर ब्रेक पर जम गए। भोला हक्का बक्का, भैया किसने बुलाया? हाँ, मैंने भी सुना, मेरे हाथ कांपने लगे थे। करीब आधे घंटे बाद एक टी स्टॉल दिखा। चमचमाती धुंध में बमुश्किल दिखी वो पीली रोशनी। छोटा सा लकड़ी का ढांचा, एक लाल बेंच और पीले बल्ब के नीचे बैठे दो आदमी। मैंने ट्रक किनारे रोका। हम दोनों उतरे। पीछे कंटेनर चुप, लेकिन उसका ताला हर 5 सेकंड में हल्का सरक रहा था। क्लिक क्लिक। स्टॉल के कोने पर एक बूढ़ा आदमी मिट्टी का चूल्हा फूंक रहा था। सिर पर सफेद कपड़ा, चेहरे पर झुर्रियां, जैसे किसी पुरानी सड़क का नक्शा। उसने ऊंची आवाज में कहा, आजा बेटा, दिख रहे हो काफी थके हुए। हम पास गए। वो मुस्कुराया। इन रातों में बड़ी गाड़ियां कम ही दिखती हैं। कहां तक भाई? बंगाल बॉर्डर, मैंने कहा। उसने भोला को देखा, साथ ही डरा सा लग रहा है। मैंने हंसने की कोशिश की। रात की हवा है, माल भारी है इसलिए। कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? मैंने सवाल दोहराया। उसने धीरे कहा, कंटेनर का 47। मैंने कहा, कप उसकी उंगलियों से छूटते छूटते बचा। 47, उसने दोहराया। आप लोग गलत रास्ते में हैं। इस नंबर वाला ट्रक जो यहां रुकता नहीं है वो कभी नहीं लौटता, और जो रुकता है वही लौटता है। उसकी उल्टी बात मेरे समझ में नहीं पड़ी। भोला ने मेरे बाजू कसकर पकड़े। भैया, यही वो जगह है ना जहां ढाबे वाले बोला करते हैं फैक्ट्री थी? चाय वाले की आवाज हल्की हो गई। फैक्ट्री नहीं रही, पर आवाजें अब भी हैं। सड़क के नीचे राख बने लोग अब भी हैं। क्या मतलब? मैंने सवाल किया। वो बोला, आज से 10 साल पहले गैस लीक से 47 कामगार मरे थे। कंपनी ने सारे सबूत मिटा दिए। कंटेनर 47 में लाशों को ले जाया गया, पर उस रात ट्रक नहीं लौटा। उसी दिन से लेकर अभी तक जो भी इस रास्ते से कंटेनर नंबर 47 लेकर जाता है वह कभी लौटता नहीं। वो अभी भी अपने शरीर ढूंढ रहे हैं। अरे काका, आत्मा भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता है। हम ड्राइवर लोग ऐसे रोड की बातें कई सुनते हैं। यह कहकर मैंने स्टॉल वाले की बातों को हवा में उड़ा दिया। लेकिन मुझे क्या पता था, आगे जो मेरे साथ होने वाला है वह मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल था। मैंने पैसे थमाए, बिना कुछ बोले ट्रक स्टार्ट किया। भोला बस यही कह सका, भैया ट्रक यहीं छोड़ देते हैं ना, हम पैदल ही निकल जाते हैं यहां से। चुप रहे भोला, अब बस कंटेनर पहुंचाना है। मैंने बीड़ी सुलगाई। डर की भी आदत लग जाती है, अब इतना क्या डरना। लेकिन आग की लौ 3 बार बुझी, बिन हवा के, और हर बार वो आवाज आई, क्लिक क्लिक। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, शीशे से वही चाय वाला दिखा, हाथ में बकेट पकड़े हुए, और उसकी निगाहें सिर्फ कंटेनर की तरफ थीं और चेहरे पर मुस्कान। जैसे जैसे फैक्ट्री वाला इलाका पास आता गया, हवा में गंध बढ़ने लगी। भैया, भोला ने धीमे कहा, देखिए लॉक अपने आप हिल रहा है। मैंने शीशे में देखा, कंटेनर का बड़ा पेड लॉक अपने आप टकरा रहा था, धीरे धीरे, ठिन ठिन, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। भैया रोकिए, मैं बांध देता हूं। कोई नहीं बांध सकता जो खुलना चाहता हो। इतना कहकर मैं खुद सिहर गया। यह लाइन मेरे दिमाग से नहीं, शायद भीतर किसी और जगह से निकली थी। 1 सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। फिर अचानक पीछे से जोरदार धमाका, ट्रक एक तरफ झटका खा गया। हम दोनों आगे गिर पड़े। क्या हुआ? भोला चिल्लाया। पीछे देखा, कंटेनर का दायां दरवाजा आधा खुला था और भीतर से धुआं निकल रहा था। मैंने ट्रक तुरंत रोक दिया। मैं दरवाजा खोलकर हाथों में टॉर्च लिए आगे बढ़ा। हाथ कांप रहे थे। तभी हमने कंटेनर के पीछे जो देखा, मेरी आंखें फटी की पट्टी रह गई। मैंने देखा कि कंटेनर के नीचे से गाढ़ा लाल खून बह रहा था। वह सीधा हमारे पैर के ऊपर गिरने लगा। भोला ने मेरे कान में फुसफुसाया, भैया बंद कर दो, कृपा से बंद कर दो। मैंने पूरा जोर लगाकर दरवाजा ठोका, ताला दोबारा लगाया। चल निकल चल। ट्रक फिर चालू किया। तभी अचानक अब गाड़ी अपने आप स्पीड पकड़ रही थी। मैं गियर पर हाथ रखना चाहता था, पर गियर अपने आप बदल रहा था। रेडियो ऑन हुआ, शोर, फिर किसी बचे खुचे ट्रांसमिशन जैसी आवाज, फैक्ट्री बंदी, 47 मरे। पर 47 का बदला पूरा नहीं हुआ। मैंने रेडियो तोड़ डाला, पर आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज हमारे ट्रक के अंदर ही घूम रही थी। कहां तक भागेगा रघुनाथ? दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, पर दिमाग कहीं और अटक गया था।
तभी मैंने देखा सामने जैसे कोई औरत खड़ी थी और उसका चेहरा पूरा जला हुआ। वह गाड़ी के अचानक एकदम सामने ही आ गई। ब्रेक दबाया, गाड़ी चीखी, एयर हॉर्न अपने आप बज उठा और फिर सब गायब। कहीं कुछ नहीं, बस हेडलाइट की पीली रोशनी और चारों तरफ सन्नाटा। भोला कांपते हुए बोला, भैया हम किसी को नहीं ठोके ना? मैंने गर्दन झटकी। नहीं, कुछ नहीं लगा। पर सच कहूं तो भीतर एक लकीर तय हो चुकी थी। उस रात हम जैसे किसी और के रोड मैप में चल पड़े थे। सब बेजाना लग रहा था, जबकि मैं इस रास्ते से कई बार सफर कर चुका हूं, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसी बीच मेरी नजर अचानक भोला के पीछे वाले दरवाजे के शीशे पर पड़ी। किसी औरत का खून से लथपथ पंजा जो कांच के ऊपर से नीचे की ओर फिसल रहा था। मेरी सांस अटक गई। भोला तेरे पीछे देख, जल्दी! भोला झटके से पलटा। भैया ये कांच पर खून के निशान कैसे आए? मैंने कांपती आवाज में कहा। तूने देखा नहीं? किसी का हाथ फिसलता हुआ नीचे गया था। वो वही औरत है जो हमें सड़क पर दिखी थी और गायब हो गई थी। भोला घबरा कर बोला, भैया जल्दी चलो, गाड़ी स्टार्ट करो। पर तभी वह रुका। या फिर कहीं हमने सच में किसी जिंदा औरत को ठोक तो नहीं दिया? रुको, मैंने कहा, मैं नीचे देख कर आता हूं। भोला ने कांच नीचे किया और बाहर झांका ही था कि किसी ने उसका सिर पकड़कर जोर से बाहर खींच लिया। मैं चिल्लाया, भोला! मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बाहर से लॉक था। मैंने पूरी ताकत लगाई पर कुछ नहीं हुआ। फिर एक आखिरी बार किया, धड़ाम! दरवाजा टूट गया। मैं भागते हुए बाहर निकला। भोला कहाँ है तू? तभी ट्रक के पीछे से धीमी आवाज आई, भैया मैं इधर हूं। मैं टॉर्च लेकर भागा और जो देखा उससे मेरा खून जम गया। भोला जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके ऊपर बैठी थी वो आत्मा। उसके नुकीले नाखून भोला के चेहरे पर चल रहे थे। मैं चिल्लाया, छोड़ दे उसे, क्या चाहती है तू? हमने क्या बिगाड़ा है तेरा? वो कुछ पल के लिए शांत हुई, फिर धीरे धीरे सिर उठाया और मेरी ओर देखने लगी। उसका चेहरा जला हुआ, काला डामर जैसा, आंखें लाल अंगारों की तरह जलती हुई, बाल बिखरे हुए जैसे राख में लिपटे हों। मैं कसम खाकर कहता हूं, ऐसी शक्ल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो चीखते हुए बोली, क्या बिगाड़ा कहते हो? हम तड़प तड़प कर जले। लोग हमें बचाने के बजाय भाग गए और जब हम मर गए तब भी चैन नहीं मिला। हमारी लाशों के साथ खिलवाड़ किया गया। वो गरज उठी। हमारी लाशों को कंटेनर नंबर 47 में ले जाया गया था। ये वही कंटेनर है, हमें हमारी लाशें वापस दो। मैं हकलाते हुए बोला, ना नहीं, ये गलत फहमी है। ये कंटेनर नंबर 47 नहीं बल्कि 48 है। झूठ! वो चीखी, बचने के लिए झूठ बोल रहे हो? ये 47 ही है। अगर भरोसा नहीं है खुद देख लो। मैंने कांपते हुए ट्रक की साइड दिखाई जहां बड़े अंकों में लिखा था 48। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसकी चाल में एक भयानक ठहराव था। मेरी सांस रुक रही थी, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैं उससे कई कदम दूर खड़ा था, डर के मारे जम गया था। उस साइड में आकर देखी, नंबर देखा और अगली ही पल ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। भोला खून से लथपथ पड़ा था। मैंने तुरंत उसे उठाया, ट्रक में डालकर इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गया। कुछ देर बाद भोला ने धीमी आवाज में कहा, वाह भैया, क्या दिमाग लगाया आपने। 47 को 48 बना दिया, आत्मा को भी चकमा दे दिया। मैंने सिहरते हुए कहा, नहीं भोला, वो मैंने नहीं किया। वो हैरान हुआ, क्या मतलब? अगर आपने नहीं किया तो? मैंने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता किसने किया। मैं जब तुझे बचाने के लिए आ रहा था तब मेरी नजर कंटेनर नंबर पर पड़ी और उसी का मैंने पूरा फायदा उठाया। पर जो भी था उसी ने आज हमारी जान बचाई। सुबह की पहली रोशनी जब ट्रक के शीशों पर पड़ी तो लगा जैसे रात ने खुद हार मान ली हो। रघुनाथ ने ट्रक के दरवाजे खोले। भोला अब भी सुस्त पड़ा था। रात की सारी घटनाएं जैसे किसी डरावने सपने की तरह लग रही थीं, पर जख्मों पर पड़ी सूखी खून की परत यह साबित कर रही थी कि वो सपने नहीं थे। बंगाल बॉर्डर के गेट पर चेकिंग ऑफिसर ने दस्तखत किए और बोला, कंटेनर नंबर
रघुनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, 48 नहीं 47। ऑफिसर ने कागज पर लिखा, ठीक है ले जाओ। जब उन्होंने कंटेनर उतारा तो हैरानी की बात यह थी कि अंदर सब कुछ सामान्य था। न खून, न आवाजें, न धुआं, बस एक हल्की सी जली हुई गंध हवा में थी, जैसे किसी पुरानी याद की आखिरी निशानी। भोला ने कहा, भैया चलिए अब यहीं से वापसी करें। रघुनाथ ने हामी भरी, चल भोला अब बस घर जाना है। शाम होते होते वही पुराना हाईवे फिर सामने था। अंधेरा फिर घिरने लगा था, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब सुकून था। ना कोई आवाज, ना कोई परछाई। भोला धीरे से बोला, भैया अब इस रास्ते से ना चले ना, कुछ दूसरा रास्ता देख लेते हैं। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, दूसरा रास्ता नहीं है भोला, यही एक रास्ता है। और डर अब पीछे रह गया है। फिर मजाक में जोड़ा, वैसे भी वो आत्मा कंटेनर नंबर 47 को रोकती थी, हमारे पास तो 48 है ना। भोला मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर उसके होंठ अब भी कांप रहे थे। कई किलोमीटर तक सब कुछ सामान्य रहा। सड़कें अब जानी पहचानी लगने लगी। भोला बोला, भैया उस रात हम जहां चाय पीने रुके थे ना, वही टी स्टॉल आने वाला है आगे, चलिए एक कप चाय पी लेते हैं, थकान उतर जाएगी। रघुनाथ ने ट्रक रोका। वही जगह थी, वही मोड़, वही फैक्ट्री की टूटी दीवार, पर इस बार वहां कुछ नहीं था। ना वो पीली रोशनी, ना वो लाल बेंच, ना वो बूढ़ा चाय वाला, बस खाली मैदान और जले हुए तिनकों की राख। भोला बोला, भैया ये कैसे हो सकता है, यहीं तो रुके थे हम, यहीं तो काका ने चाय दी थी। रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया। दोनों के चेहरे पर हैरानी थी और दिल में फिर से एक सवाल। थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटा गांव मिला। रघुनाथ ने ट्रक किनारे रोका और एक बुजुर्ग से पूछा, काका पीछे फैक्ट्री के पास जो टी स्टॉल था ना, जहां अनिल नाम के आदमी चाय बेचते थे, वो कहां गए? बुजुर्ग ने हैरान होकर उनकी ओर देखा, बेटा वो स्टॉल तो अब नहीं है। अनिल काका की मौत को 3 साल हो गए। बहुत नेक इंसान थे, सड़क पर आने जाने वालों को मुफ्त में चाय पिलाते थे। कहते हैं उनकी आत्मा अब भी उसी जगह रहती है, जो भी मुसीबत में होता है उसे रास्ता दिखा देती है। रघुनाथ और भोला दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चेहरों पर सन्नाटा फैल गया। भोला की आंखें नम हो गईं। भैया मतलब कल रात जिसने हमसे बात की, जिसने चाय दी, जिसने वो कहानी सुनाई? रघुनाथ ने धीरे से कहा, वो इंसान नहीं था भोला, वो अनिल काका की आत्मा थी। अब ट्रक धीरे धीरे गांव से बाहर निकल रहा था। सूरज डूब रहा था, आसमान में नारंगी रंग फैला था। रघुनाथ चुप था, पर उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। अचानक वो बोला, भोला याद है जब हम वहां से निकले थे, अनिल काका के हाथ में एक बोतल थी? भोला ने सिर हिलाया। हाँ, वो जैसे कुछ छिड़क रहे थे। रघुनाथ की आंखों में हल्की चमक आई। हाँ भोला, वो बोतल में शायद चूना या सफेद पेंट था। उन्होंने ही उस कंटेनर के नंबर पर 7 के ऊपर एक लाइन खींच दी थी, 47 को 48 बना दिया था। भोला ने कांपती आवाज में कहा, मतलब हमारी जान उसी आत्मा ने बचाई? रघुनाथ ने गहरी सांस ली। हाँ भोला, बुरी आत्माएं होती हैं, लेकिन अच्छी आत्माएं भी होती हैं, और अनिल काका उन्हीं में से एक थे। ट्रक आगे बढ़ रहा था। हवा अब ठंडी और शांत थी। भोला ने सिर खिड़की पर टिका दिया, थका हुआ पर सुकून में। रघुनाथ ने आखिरी बार शीशे में पीछे देखा। कंटेनर नंबर अब साफ दिखाई दे रहा था, पर जैसे ही ट्रक एक मोड़ से गुजरा, धूल की परत हटते ही कुछ पल के लिए मुझे बैक व्यू मिरर में अनिल काका एक हाथ में केतली और दूसरे हाथ में वो सफेद रंग की बाटली, और फिर गायब हो गया। रघुनाथ ने गर्दन झटकी और मुस्कुरा दिया। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती भोला, कुछ बस याद बन जाती हैं। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और रात फिर से सन्नाटे में खो गई।